तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, यानी किस तरह से उसको तोड़ते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, वो हमने सीखा था। हमने ये देखा था कि जो वेक्टर ए होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स होता है एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है ए वाई। इसको हमने सॉल्व कर रखा था और हमने ये सीखा था इस डायरेक्शन, ऐसे कुछ सीखा था कि ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर ए है, ये जिसकी पोजीशन वेक्टर ये है, यहाँ पर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। तो हम लिख सकते थे ऐसे कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पर, तो हमने देखा कि ये वाली डिस्टेंस हम इसको ए एक्स मान सकते हैं और ये वाली डिस्टेंस को ए वाई मान सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ए एक्स ये लिख देते हैं, ये ए एक्स है और ए वाई की डायरेक्शन ये थी, तो हम ए वाई की डायरेक्शन इसके पैरेलल यहाँ पर एक डायरेक्शन ले सकते थे। तो हमने देखा कि जो ए एक्स है और ए वाई है, इसका सम किसके इक्वल आ रहा था, वेक्टर ए के इक्वल आ रहा था। तो हमने लिख दिया कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। फिर अगर ये वेक्टर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा हो अपने कंपोनेंट ए एक्स के साथ, अगर कंपोनेंट ए एक्स के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है, तो कंपोनेंट जो ए एक्स है इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जो थीटा के साथ एंगल जो यानी वेक्टर ए का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए एक्स होगा और वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई होगा। ए एक्स ए वाई ये समझ में आ गया, ए एक्स और ए वाई समझ में आ गया। ए एक्स इज नोन एज हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड ए वाई इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। देन हाउ टू फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर किसी वेक्टर का हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करना हो, देन हाउ, कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को। तो देखिए भाई, अगर आप इस ट्रायंगल में कंसीडर करो, आप इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल में हमें दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये ए वाई है, ये ए है और ये ए एक्स है। वी कैन राइट sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is ay, then ay upon a, hypotenuse is a, then ay becomes a sin theta। तो ay की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a sin theta, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, a sin theta। और if we want to find horizontal component, then take cos theta is equals to ax upon a, then ax becomes a cos theta। This gives you horizontal component of vector A। ये आपको देगा horizontal component of vector A। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना चाहें तो देखिए क्या मिलता है हमें ना। if we want to add these two quantities, तो ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हम फाइंड करना चाहते हैं। ax स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं प्लस में, मीन्स हम फाइंड करना चाहते हैं ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर क्या आएगा। लेट्स सी, ax का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ay का होल स्क्वायर इट मींस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, which gives you 1। it means we can say that a square is equals to ax square plus ay square। तो अगर कभी हमें कंपोनेंट्स दे दिए जाएं, अगर हमें कभी कंपोनेंट्स दे दिया जाए और वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना हो, हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यूज दी होंगी, तो हम इस तरीके से कंपोनेंट कंपोनेंट की हेल्प से हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए व्हेन देयर कंपोनेंट्स आर गिवन। समझ में आया कुछ। ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए के रेजोल्यूशन हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कॉस, देखो थीटा के साथ जो लगा होगा वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और थीटा के अपोजिट में जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सपोज एक क्वांटिटी, एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और इसका एक कंपोनेंट ये होगा। अगर थीटा यहाँ हो गया तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। बट अगर थीटा यहाँ हो गया ऐसे,
तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा और ये वर्टिकल कहलाएगा। ये डिफरेंस है, जानते रहो इस चीज को। बोलो कुछ, हर्षित कुछ बोल रहे थे। 3D पेल में अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। हर्षित कुछ पूछ रहे थे अभी। आ गया। हाँ तो लगा ही रहे हैं, वही तो लग नहीं, वो वाला नहीं लगेगा। रफ करें इसको, 3D पर आते हैं। जैसे अभी विवेक मणि त्रिपाठी ने कहा कि सर 3D में अगर हो जाएंगे तो ये कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। 3D में भी बेटा कंपोनेंट्स बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 3D में कंपोनेंट्स बनाना। जैसे हम लोग AX पढ़ रहे हैं, AY पढ़ रहे हैं, AZ पढ़ रहे हैं, वैसे आप क्या लिखोगे, AX, AY और AZ लिखोगे, 3 लिख लोगे। भाई ये कंपोनेंट हम मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है जो एक्स वाई जेड प्लेन पर है, ये एक्स वाई जेड प्लेन पर है, वेक्टर ए मान लेते हैं। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ए एक्स होगा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर, ऐसे परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पर भी ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। अब क्योंकि इसको हम 3D में दिखा नहीं सकते इसलिए प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ए वाई कह लेते हैं और इसको क्या कह लेते हैं, ए जेड कह लेते हैं। देन वी कैन राइट इट ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस ए जेड। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। Here I, J and K cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis। बिल्कुल लिखना जरूरी है। देखो यहाँ पर है क्या, ये आपको ax वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर से आप किस फॉर्म में आ रहे हो, मैंने बताया था ना, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप, है ना, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। तो ए एक्स वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई कैप। ठीक है, अगर हमें इसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड प्लस ए जेड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे वैसे तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। चलो समझ में आ गया ये, मतलब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, 2D डायमेंशन पे भी पढ़ लिया और 3D डायमेंशन में भी पढ़ लिया। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बहुत सारे कारण है बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल है, कारण नहीं सॉरी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे डेली लाइफ में। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और कब होता है। क्या होता है ये तो जानना ही जानना है, कब होता है ये भी जानना है। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे सीधा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेढ़ा, ऐसा क्यों, हो सकता है, हो सकता है। अब जैसा है वैसे उसको रहने देते हैं, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। आज लेट में मैं ज्वाइन किया सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये मैं सेट कर रहा था, सेट ही नहीं हो रहा था। चलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स चलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट पढ़ो पहले, फिर नोट्स बाद में देना। स्केलर वेक्टर्स क्या होते हैं, अब मान लो हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी
मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वहां पर जो दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों वेक्टर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि डॉट से शो किया जाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है सर? तो वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो और जो रिजल्टेंट आए, तीसरी क्वांटिटी आए, वो जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तब लगाते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। स्केलर क्वांटिटी अगर मिल गई तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर अगर वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वो कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, चलिए मान लेते हैं इस चीज को। दूसरी चीज पहचानने का तरीका डायरेक्शन। दूसरी चीज है, आप पहचान सकते हो कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है, रिजल्टेंट क्वांटिटी जो आ रही है वो उन दोनों में से, यानी पहले वेक्टर या फिर दूसरे वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो, या तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में होगी या तो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, देन इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। बट अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर जो तीसरा वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, पहले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होंगे। वो वेक्टर जो दो वेक्टर थे उन दोनों वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो स्केलर प्रोडक्ट कब लगता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट तब लगता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी आती है, तो स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वेक्टर प्रोडक्ट लगता है। जैसे फोर्स कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर अगर स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगी? स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। बोलो। वर्क के डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है ना, तो देने की क्या जरूरत है? जब जरूरत ही नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो रही है विदाउट गिविंग डायरेक्शन। दे सकते हैं से मतलब नहीं है बेटा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। डेफिनेशन पर जाओ ना। अगर डेफिनेशन की बात करें, अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट्स डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की जरूरत पड़े, कि डायरेक्शन बतानी ही पड़ जाए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। हमें डायरेक्शन बतानी ही ना पड़े, उसके बिना भी हमारा पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहे, तो हमें जरूरत क्या है वेक्टर वो डायरेक्शन बताने की? उसके बिना अगर इंफॉर्मेशन अधूरी रहती है तब बताओ। ठीक है। तो वर्क इज अ तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन ये नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। हमें इससे क्या मतलब है किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है? वो नेगेटिव डायरेक्शन ये बताएगी। बस नेगेटिव से हमें ये पता चलेगा कि वर्क हम पर होगा, हम वर्क नहीं करेंगे, वर्क हम पर होगा। और अगर वर्क पॉजिटिव आता है, इट मीन्स हम वर्क करेंगे। और नेगेटिव आता है, इट मीन्स हम पर वर्क होगा। बस इतना सा इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो बस नेगेटिव पॉजिटिव बस इतने डायरेक्शन के लिए होता है। तो वर्क डन बेटा, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर प्रोडक्ट हो गया। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे दी गई? तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज
scalar product is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them। ये है डेफिनेशन बेटा। व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? तो स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इट मींस अगर एक क्वांटिटी वेक्टर ए है एंड दूसरी क्वांटिटी वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू magnitude of A multiply by magnitude of B multiply by cos theta। ये होगा फॉर्मूला। A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब ये आया कहाँ से? चलिए इसके पीछे थोड़ा सा सर्च करते हैं कि ये आया कहाँ से। मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो वेक्टर B वेक्टर ए के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है बेटा? थीटा एंगल क्रिएट करता है, जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? थीटा डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। अब ये बताओ वेक्टर बी के कितने कंपोनेंट होंगे? वेक्टर बी के कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे सर। एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा, है ना। अब ए के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? बी कॉस थीटा। देखो ए बी कॉस थीटा यही तो लगा है, ए बी कॉस थीटा यही तो लगा है ना, देखो। तो यहां से बना है ये फॉर्मूला। अब सर यही फॉर्मूला क्यों बना? इसी डायरेक्शन में कॉस थीटा क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि साइन थीटा के अलोंग में ए वेक्टर तो था ही नहीं। साइन थीटा के अलोंग में ए वेक्टर तो था ही नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था वेक्टर को बताना, तो आपको कहा था कि एक एग्जांपल लिया था हमने शुरुआत में से समझाने के लिए कि ये एक गाड़ी है, खिलौना है, एक बच्चा है, उसको उसने इस डोरी से बांधा। बांधने के बाद उसको अब ये खींचेगा, उसको अब ये ऊपर की तरफ खींचेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगा के? सर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको पुल करेगा। ऊपर की डायरेक्शन में पुल लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इसकी कार इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, है ना। यानी फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है, फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रिजल्ट आ रहा है। इसका रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अगर हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो फोर्स के दो कंपोनेंट निकल करके आएंगे। फोर्स का एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा सर एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा की तरफ तो फर्क लगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फाइनली वर्क डन है, क्या वो एफ साइन थीटा की तरफ है? एफ साइन थीटा की तरफ होता अगर, तो गाड़ी ऊपर की तरफ उड़ गई होती, बट गाड़ी क्या होती है? आगे की तरफ बढ़ती है। इट मींस एफ कॉस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एफ कॉस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये बनता है क्या? एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, यानी एफ डॉट डी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। समझ में आया कुछ? क्यों होता है, कॉस क्यों लगाते हैं, कैसे लगता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। रफ करें इसको। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आप इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। जैसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हो या फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पहला लॉ ये है, पहला प्रॉपर्टी ये है कि इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये बराबर होगा, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी। साथ ही साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यह आप मैथमेटिक्स, जर्नल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, तो ये जर्नल मैथमेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखते हैं कि इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो ए डॉट बी कितना मिलेगा हमें? ए डॉट बी कितना मिलेगा बेटा? ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, यानी ए डॉट बी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर चौथी पॉइंट बात कर लें, इफ ए पैरेलल टू बी हो जाए, अगर ए और बी पैरेलल हो जाएंगे तो ए डॉट बी कितना मिलने वाला है? तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बेटा, तो ए बी मिल जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, 1 नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर ए का ए के साथ डॉट करा दिया जाए, यानी एक ही वेक्टर का उसी के साथ डॉट करा दिया जाए, तब क्या आएगा? अगर ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट करा दिया जाए तब क्या होगा? तब होगा बेटा देखो, ए कॉस 0, कॉस 0 का मतलब 1, यानी क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। यानी ए डॉट ए करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। मिलेगा। आगे बात करें, अगर हम डॉट आई की बात करें, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा बताओ? जे डॉट जे कैप कितना होगा? और के डॉट के कैप कितना होगा? 1 होगा ना, सबको पता है कैसे आया है? पैरेलल। हाँ, और आई डॉट जे क्या होगा? हाँ हाँ, जे डॉट के कितना होगा? और के डॉट आई कितना होगा? ये सब होंगे 0, क्योंकि एंगल बनेंगे 90 डिग्री, और एंगल अगर 90 डिग्री यानी 0। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हों, अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हों तो उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा उसको देखिए। अगर दो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स में दिए गए हैं, कंपोनेंट्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्म में दिया गया है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये देखिएगा। मान लीजिए एट प्रॉपर्टी है ये। मान लीजिए ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, इस फॉर्म में दिया हुआ है अपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में। और जो बी वेक्टर दिया है वो दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। तो हम ए डॉट बी जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? ए डॉट बी क्या आएगा, बता सकता है कोई? ए डॉट बी आएगा बेटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई
प्लस ए जेड बी जेड। तो ax के साथ ax का bx का मल्टीप्लाई होगा, ax के साथ by का मल्टीप्लाई होगा और ax के साथ bz का मल्टीप्लाई होगा। जब i इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i आएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है, और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से जब j का डॉट प्रोडक्ट करेंगे i के साथ तो 0, j का j के साथ करेंगे तो 1, और j का k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो ax bx प्लस ay by और ax bz यही बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?